हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ES स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत और ब्रूनर का अधिगम का सिद्धांत, ये तीनों ही सिद्धांत कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पावलोव इन सभी के सिद्धांत कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का पहला सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया था इसे? अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा जो थे वह कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, इनकी पुस्तक सोशल बाउंडेशन, थॉट एंड एक्शन। क्या नाम था इनकी पुस्तक का? सोशल बाउंडेशन, थॉट एंड एक्शन में इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था ये किस में दिया था? इनकी एक पुस्तक थी सोशल बाउंडेशन, थॉट एंड एक्शन। इसी में इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने सीखने की प्रक्रिया में अन्यों के मतलब दूसरे लोगों के व्यवहार का अवलोकन करने और उसकी नकल करने पर बल दिया है। इन्होंने ये जो सीखने का सिद्धांत दिया है तो उसमें इन्होंने किस पर बल दिया है कि जो अन्य लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वह एक दूसरे का अवलोकन करके और नकल करके सीखते हैं। इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं जैसे मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। आगे जब बताएंगे आपको तो ये सभी इनके जो नाम हैं अलग अलग क्लियर होंगे। तो इसका क्या नाम है? मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अप्रत्याक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत, निदर्शन का सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत। तो ये इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं। अब आगे इनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इन्होंने क्या प्रयोग किया था, किस प्रयोग को करके ये सिद्ध किया था कि जो लोग होते हैं वे एक दूसरे के व्यवहार का नकल करके सीखते हैं। तो इनका जो प्रयोग था इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम को समझने के लिए एक प्रयोग किया जिसमें बच्चों को 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई गई। क्या किया इन्होंने? एक प्रयोग किया जिसमें कुछ बच्चों को लिया सामूहिक रूप से और उनको 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई गई। फिल्म में एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे थे। जो फिल्म थी उसमें एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे थे। उनमें एक खिलौना बहुत बड़ा सा गुड्डा, बड़े बड़े जो गुड्डे होते हैं टेडी बियर, वैसा एक गुड्डा था। बहुत सारे खिलौने थे, उनमें से एक जो था वह बहुत बड़ा सा था। एक लड़का कमरे में प्रवेश करता है, सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है और बड़े खिलौनों के प्रति विशेष रूप से आक्रामक हो उठता है। तो इस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि एक कमरे में बहुत सारे खिलौने हैं, उसमें एक बहुत बड़ा सा गुड्डा है। तो जब एक बच्चा उस कमरे में जाता है, एक लड़का, तो वह क्या करता है? सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है, मतलब सबके प्रति गुस्सा प्रदर्शित करता है, उनको इधर उधर फेंकता है, उनको मारता है। और जो एक बड़ा खिलौना था उसमें कुछ विशेष रूप से कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो उठता है, उसे कुछ ज़्यादा ही पीटता है। तो बड़े खिलौने के प्रति क्या होता है? ज़्यादा ही आक्रामक हो उठता है। आगे है, इसके बाद घटना क्रम 3 अलग रूपों में 3 फिल्मों में तैयार किया गया। यही जो घटनाक्रम था इसके बाद ये 3 अलग रूपों में तैयार किया गया। कौन कौन से रूपों में? ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक बड़ा सा टेडी बियर, बच्चे इसके प्रति बहुत ज़्यादा आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, इसको फेंक रहा है, इधर उधर पटक रहा है। आगे फिर क्या कौन सी 3 फिल्में तैयार की गई? फर्स्ट पॉइंट है, एक फिल्म में बच्चों के समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को पुरस्कृत किया गया। पहली वाली जो फिल्म थी वो इकट्ठे सभी बच्चों को दिखाई गई, लेकिन उसके बाद जब इसको 3 भागों में बांटा गया तो वो कुछ बच्चों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया और उनको दिखाया गया, जिसमें से कुछ बच्चों को दिखाया गया कि जिस बच्चे ने आक्रामक व्यवहार किया था बड़े वाले गुड्डे के प्रति तो उसे पुरस्कृत किया गया। यह किसको दिखाया गया? कुछ बच्चों को। और एक प्रौढ़ व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। प्रौढ़ व्यक्ति ने क्या किया? वो जो आक्रामक व्यवहार किया था उसकी प्रशंसा की। दूसरी फिल्म में बच्चों के समूह ने देखा कि उस लड़के को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया।
तीसरी फिल्म में बच्चों के समूह ने देखा कि लड़के को न तो पुरस्कृत किया गया और ना ही दंडित किया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया कि एक फिल्म दिखाई गई सभी बच्चों को सामूहिक रूप से, जिसमें एक बच्चा था वह सभी खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार किया, एक बड़ा खिलौना था उसके प्रति बहुत ज़्यादा ही आक्रामक व्यवहार किया। उसके बाद क्या किया गया कि वो जो बच्चे थे उनको 3 अलग अलग समूहों में बांट दिया गया। तो पहले वाले समूह को दिखाया गया कि जिस बच्चे ने आक्रामक व्यवहार किया था उसको पुरस्कार दिया गया और कुछ बुजुर्ग लोग थे जिसने उनकी प्रशंसा भी की। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे वाले जो समूह को क्या दिखाया गया कि उस बच्चे जिसने आक्रामक व्यवहार किया था उस व्यवहार के लिए उसको दंडित किया गया। और तीसरे समूह को दिखाया गया कि उस बच्चे को ना तो दंडित किया गया और ना ही पुरस्कृत किया गया। अब आगे देखेंगे। फिल्म देख लेने के बाद सभी बच्चों को एक अलग प्रायोगिक कक्ष में बिठाकर विभिन्न प्रकार के खिलौने से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। अब जब इन बच्चों को फिल्म दिखा दी गई तो क्या किया गया, एक अलग से प्रायोगिक कक्षा जहाँ पर खूब सारे खिलौने थे वहाँ पर उन सभी बच्चों को छोड़ दिया गया स्वतंत्र रूप से। प्रयोग में यह पाया गया कि जिन बच्चों ने खिलौनों के प्रति किए जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते हुए देखा था वे खिलौनों के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे। प्रयोग में क्या पाया गया कि जिन बच्चों ने यह देखा था कि पहले वाला जो बच्चा आक्रामक व्यवहार किया था खिलौनों के प्रति उसे पुरस्कृत किया गया, पहले वाले ग्रुप को दिखाया गया था कि उसे पुरस्कार दिया गया था। तो जिन बच्चों ने ये देखा था उन्होंने क्या किया, उन्होंने खिलौनों के प्रति सबसे ज़्यादा आक्रामक व्यवहार प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिन्होंने फिल्म में आक्रामक व्यवहार को दंडित होते हुए देखा था। जिन्होंने फिल्म में देखा था कि उसके आक्रामक व्यवहार के लिए उसको दंडित किया गया, उन्होंने सबसे कम आक्रामकता दिखाई, मतलब सबसे कम उन खिलौनों के साथ आक्रामकता की, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करने पर उसे दंड मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने उसके व्यवहार का नकल करके सीखा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बंडूरा को प्रेक्षणात्मक अधिगम का प्रवर्तक माना जाता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का प्रवर्तक किसको माना जाता है, अल्बर्ट बंडूरा को। प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों के प्रेक्षण करने से घटित होता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। प्रेक्षणात्मक अधिगम होता क्या है, दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करना। पहले इसको जैसे अनुकरण कहा जाता था तो वही होता है प्रेक्षण करना या अनुकरण करना। तो इसीलिए इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है, प्रेक्षणात्मक अधिगम। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। इस प्रकार में अधिगम में होता क्या है कि व्यक्ति समाज में जो व्यवहार देखता है उन्हीं से सीखता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बार हमारे सामने ऐसी सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें हमें पता नहीं होता कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम दूसरे के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ के प्रति क्या व्यवहार करना है हमें मालूम ही नहीं रहता, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि दूसरों का देखकर नकल करते हैं कि ये जैसा कर रहा है वैसे हम भी करें। तो इसी को क्या कहते हैं, मॉडलिंग। इसलिए इस सिद्धांत का क्या नाम था, मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये नाम भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आक्रामकता, परोपकार, परिश्रम, नम्रता, आदर, आलस्य आदि गुण का भी अधिगम इसी विधि द्वारा अर्जित किए जाते हैं। इन सभी का जो अधिगम, ये सभी चीज़ें जो सीखी जाती हैं वो किस विधि द्वारा, इसी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के द्वारा सीखी जाती हैं। बच्चे जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, वो दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करते हैं या प्रेक्षण करते हैं, उसी के द्वारा ये सभी व्यवहार वे सीखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था, कर्ट लेविन ने। प्रतिपादक कर्ट लेविन। कर्ट लेविन कहाँ के थे, जर्मनी के। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कर्ट लेविन जर्मनी के थे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इनकी पुस्तक फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग का सिद्धांत दिया। इसी को क्षेत्र सिद्धांत को ही फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है इंग्लिश में। तो इन्होंने ये सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था, अपनी पुस्तक फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक याद रखिएगा कि किसकी पुस्तक है, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, कर्ट लेविन की। और इसी में इन्होंने अपना क्षेत्र सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत मनुष्य तथा उसके सीखने की प्रक्रिया को निरपेक्ष या यांत्रिक नहीं मानता। यह जो सिद्धांत है कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, यह मनुष्य तथा जो उसकी सीखने की प्रक्रिया होती है उसको निरपेक्ष या यांत्रिक नहीं मानता। अब यांत्रिक मतलब जैसे किसी चीज़ को रट लेना, तो यह रटने पर बल नहीं देता है। यह नहीं मानता कि जो अधिगम होता है वह यंत्रवत होता है।
वरन सापेक्षिक अर्थात एक दूसरे से संबंधित मानता है। क्या मानता है कि यह यांत्रिक नहीं मानता, रटने को नहीं मानता, बल्कि एक दूसरे से संबंधित या सापेक्षिक मानता है। यह सिद्धांत अनुभव के स्थान पर व्यवहार को महत्व देता है तथा प्रेरणाओं का अधिक प्रयोग करता है। कर्ट लेविन का जो सिद्धांत है ये अनुभव को बल नहीं देता बल्कि व्यवहार को महत्व देता है। और किसको महत्व देता है? प्रेरणाओं को अधिक महत्व देता है। व्यवहार और प्रेरणाओं को यह महत्व देता है, अनुभव को नहीं देता। ना ही यह अधिगम को यांत्रिक मानता है बल्कि यह एक दूसरे से संबंधित मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी विभिन्न प्रकार के वातावरण से घिरा रहता है। यह वातावरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञानात्मक क्षेत्र, वातावरणीय क्षेत्र। वातावरण के क्षेत्र जो हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र का वातावरण हो गया और वातावरणीय क्षेत्र हो गया एक। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? बुद्धि, चिंतन, संवेग आदि। और वातावरणीय क्षेत्र में क्या आते हैं? समाज, परिवेश, देश विद्यालय आसपास का जो परिवेश हुआ वह वातावरणीय क्षेत्र में आता है। व्यक्ति की जो बुद्धि, चिंतन, संवेग हुए वह उसका संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। ये वातावरण में मुख्यतः दो चीज़ों को महत्व देते हैं। आगे है, जो व्यक्ति अपने साथ वातावरण में जितनी अधिक अंतः क्रिया करता है वह व्यक्ति जीवन देश में उतना ही परिमार्जन करता है, यही अधिगम है। तो कर्ट लेविन क्या मानते हैं? वह यंत्रवत अधिगम को नहीं मानते। वह मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने वातावरण में जितनी अधिक अंतःक्रिया करेगा, जितनी अधिक से अधिक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा, वह अपने जीवनादेश में उतना ही परिमार्जन करेगा। मतलब वह अपने जीवन में उतना ही परिमार्जन या अधिगम करेगा। यही क्या है? यही अधिगम होता है। तो इन्होंने वातावरण पर बल दिया है, वातावरण पर अंतःक्रिया पर बल दिया है। इन्होंने अधिगम का एक सूत्र भी दिया है। कौन सा सूत्र? B इक्वल F, फिर कोष्टक में P इंटू ई। बी क्या होता है? बी होता है व्यवहार, बी होता है व्यवहार या कारक, सॉरी बी होता है व्यवहार, व्यवहार को बिहेवियर कहते हैं। यहाँ पर इक्वल बीच में होना चाहिए, व्यवहार इक्वल कारक, कोष्टक में व्यक्ति इंटू वातावरण। तो F हो गया फैक्टर, F हो गया कारक, और यहाँ पे P हो गया पर्सन व्यक्ति, या और E हो गया इन्वायरमेंट। तो क्या हो गया यहाँ पर? बिहेवियर इक्वल फैक्टर, कोष्टक में पर्सन इंटू इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो हिंदी में लिखा है यहाँ पे इक्वल यहाँ पर नहीं होगा बल्कि व्यवहार के बाद होगा। व्यवहार इक्वल कारक और कोष्टक में व्यक्ति इंटू वातावरण। तो व्यवहार बराबर क्या होता है? कारक व्यक्ति गुणे वातावरण। तो ये इन्होंने एक सूत्र भी दिया था, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, यह सिद्धांत शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया जाता है। किस क्षेत्र में? शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में। व्यक्तित्व का अध्ययन करने तथा समाज मनोविज्ञान की दृष्टि से इस सिद्धांत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह सिद्धांत किस पर बल देता है? पर्यावरण में अंतःक्रिया करने पर। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत का शिक्षण में विशेष महत्व है। इस दृष्टि से शिक्षक को चाहिए कि वह सीखने के लिए उचित वातावरण प्रस्तुत करे तथा छात्रों के सम्मुख अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण भली प्रकार करे ताकि उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। क्या चाहिए शिक्षक को? कि वह छात्रों के सम्मुख उचित वातावरण प्रस्तुत करे जिसमें वह अंतःक्रिया करके सही ढंग से सही चीज़ें सीख सकें। और क्या करें? बच्चों के सम्मुख अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण जो करे, जो व्यवहारिक उसके उद्देश्य हैं उनका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से करे ताकि बच्चे उसे आसानी से प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार कक्षा का वातावरण छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करता है। क्या यह सिद्धांत मानता है कक्षा का जो वातावरण होता है वह छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करता है? तो मतलब क्या हुआ कि कक्षा का जो वातावरण होना चाहिए वो बच्चों के अनुसार होना चाहिए, वह अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यह सिद्धांत रटने की प्रकृति का विरोध करता है। इसके अनुसार छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान को ठूंसने का प्रयास नहीं करना चाहिए बल्कि आधुनिक शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग कर उसे सुग्राह्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्ट लेविन का जो सिद्धांत है वह रटने पर बिल्कुल भी बल नहीं देता, उसका विरोध करता है, बल्कि क्या मानता है कि छात्रों के दिमाग में किसी ज्ञान को ठूंसिए नहीं बल्कि उसको कई शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उसे समझाइए, उसके दिमाग में ठूंसिए नहीं, वह खुद सीखे। तो यहाँ से हमारा कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत। ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत
ब्रूनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे के विचारों के अनुगामी तथा विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों के प्रवर्तक के रूप में जे.एस. ब्रूनर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जैसे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, वैसे ही उन्हीं की तरह ब्रूनर का नाम भी इसी क्षेत्र में उल्लेखनीय है। इन्होंने पियाजे जैसे ही सिद्धांत को कुछ अलग रूपों में व्यक्त किया था। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास के संबंध में नवीन संप्रतियों की उद्भावना की। पहले पियाजे ने की थी, उसके बाद उसी में कुछ नवीन संप्रतियों की उद्भावना किसने की थी? ब्रूनर ने की थी। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास के निम्नलिखित 3 चरण या अवस्थाएं बतलाई थी। कौन कौन सी? क्रिया निर्माण विधि, इनएक्टिव स्टेज कब से कब तक होती है ये? 0 से 2 वर्ष तक। सेकेंड, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज 2 से 7 वर्ष। संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज 7 से 15 वर्ष। तो ये इन्होंने 3 चरण बताए थे बच्चों के बौद्धिक विकास के, और इनका सिद्धांत जो है पियाजे की ही तरह है, उसी में कुछ नवीन संप्रतियों की उद्भावना हुई है। अब देखेंगे इन सभी को अलग अलग। तो फर्स्ट है क्रिया निर्माण विधि, 0 से 2 वर्ष। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इस अवस्था में बालक बिना बोले क्रियाएं करता है। जब बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है लगभग, तो वह बिना बोले कई क्रियाएं करता है, जैसे घुटनों के बल चलना, किसी वस्तु को पकड़ना, हाथ पैर हिलाना आदि। तो इस अवस्था में क्या करता है बालक? बिना बोले क्रियाएं करता है, कई गामक क्रियाएं करता है। गामक क्रियाएं जैसे किसी वस्तु को पकड़ना, घुटने के बल चलना, ये सभी हाथ पैर हिलाना, ये सभी गामक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में भाषा का महत्व तो नहीं होता। इस अवस्था में बच्चा भाषा तो समझता नहीं है, तो उसके लिए भाषा का कोई महत्व भी नहीं होता। नेक्स्ट, मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार इत्यादि का अभाव होता है। बच्चा दूरी, भार, मुद्रा संप्रत्यय, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इन सब चीज़ों का इस अवस्था में अभाव होता है। अब नेक्स्ट है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। ऐसे ही जीन पियाजे का जो सिद्धांत बताया गया था, उसमें भी 4 अवस्थाएं बताई गई थी। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, ऐसे ही 4 अवस्थाएं बताई थी। चारों को अलग अलग डिवाइड किया था। ने फर्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंबात्मक अवस्था में, इस अवस्था में बालक मूर्त रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। वह व्यवस्थापकीय अवस्था में प्रत्यक्षीकरण द्वारा क्रियाएं करता है। क्या करता है बालक? मूर्त रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। मूर्त रूप से मतलब जो उसके सम्मुख चीज़ें हों, उन चीज़ों से ज्ञान प्राप्त करता है। जबकि इस अवस्था में वह प्रत्यक्षीकरण द्वारा मूर्त कल्पना कर अपने पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष मतलब उसके सम्मुख जो चीज़ें होती हैं उनके विषय में मूर्त कल्पना करता है और उसी से अपने पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा, भार, दूरी, ऊंचाई, क्रमबद्धता इत्यादि संप्रत्यय विकसित होने लगते हैं। तो इस अवस्था में इन सभी चीज़ों का विकास होना शुरू हो जाता है, जबकि जो फर्स्ट अवस्था थी उसमें इन सब चीज़ों का अभाव रहता है। अब नेक्स्ट है संकेतात्मक अवस्था। ये कब से कब तक होती है? 7 से 16 वर्ष या 15 वर्ष तक। इस अवस्था में भाषा का विकास होता है तथा चिन्हों व संकेतों के द्वारा उनका संबंध वस्तुओं और विचारों से जोड़ा जाता है। भाषा का जो विकास होता है इस अवस्था में अच्छी तरह से हो जाता है और चिन्हों व संकेतों द्वारा उनका संबंध वस्तुओं व विचारों से जोड़ा जाता है। यह बौद्धिक विकास की अंतिम या उच्चतम अवस्था है। बौद्धिक जो विकास होता है उसकी अंतिम या उच्चतम अवस्था है। किसका मानना है? ब्रूनर का, जिसमें बालक अपने अनुभवों को भाषा से संबद्ध करता है। इस प्रकार ब्रूनर ने बालक के बौद्धिक विकास के पूर्व मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की नई व्याख्या कर उन्हें स्पष्ट किया है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की यह नई व्याख्या थी, इसके पहले जीन पियाजे कर चुके थे। तो इस प्रकार उन्होंने बालक के बौद्धिक विकास को स्पष्ट किया है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायता मिली है। क्या हुआ है? इसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसे प्रभावी बनाने में सहायता मिली है, क्योंकि इससे बालक कब क्या सीखता है ये समझ में आ जाता है और ये संकेतात्मक अवस्था में मुद्रा, दूरी, भार, संप्रत्यय, ऊंचाई, क्रमबद्धता इन सभी का ज्ञान पूर्ण रूप से बालक को हो जाता है। तो आज के तीनों सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।